बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हम कैरियर व्लॉग की एक सीरीज कर रहे हैं। लास्ट व्लॉग के अंदर, पहले व्लॉग के अंदर हमने बात की थी कि कैरियर आपने सर्च कैसे करना है, किस फील्ड के अंदर आपने जाना है। उसकी सबसे पहले आपने डिमांड देखनी है कि मार्केट में उसकी डिमांड कितनी है। आज के व्लॉग के अंदर हम बात करेंगे कि कौन सी फील्ड और उसकी आगे मजीद सब फील्ड कौन कौन सी है, असल में वो फील्ड है क्या, उसके अंदर आपने करना क्या होता है, उसकी स्पेसिफिकेशन क्या होती है। आज हम उसके ऊपर बात करेंगे और हम एक्सपीरियंस की बात करेंगे कि कितना उसके अंदर एक्सपीरियंस हो तो आपको उस फील्ड के अंदर, उस प्रोफेशन के अंदर कितनी सैलरी मिलती है। ये वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। इसमें आज बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है और आपके लिए काफी इंटरेस्टिंग इंसाइट्स हैं। आपको आइडिया होगा कि कैसे, कितने एक्सपीरियंस के ऊपर आप कितनी सैलरी ले सकते हैं। और मैं आगे प्रोसीड करने से पहले उन तमाम लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा जो इस व्लॉग के ऊपर या मेरी पहली बार वीडियो देख रहे हैं, वो उसको सब्सक्राइब कर लें और लाइक और कमेंट कर लें। बहुत शुक्रिया। तो स्टार्ट करते हैं आज का दूसरा व्लॉग। आप देख सकते हैं कि एक छोटी सी फनी, मैंने इसके अंदर एक वीडियो, एक ये पिक्चर अटैच की है कि आई एम जस्ट एनालाइजिंग कि मुझे किस करियर में जाना चाहिए, कौन सा करियर मुझे चूज करना चाहिए। आज का सबसे बड़ा प्रॉब्लम, यार मैं किधर जाऊं, मैं कौन सा करियर चूज करूं, किस करियर में जाऊं, कोई गाइड करने वाला सर में नहीं है ना। तो इसलिए ये हमारे माइंड में बहुत सारी ऑप्शंस आ रहे होते हैं जब हम मैट्रिक से पास होते हैं या हम उसके बाद जब हम इंटरमीडिएट कर लेते हैं, तो उस वक्त भी हमारे पास ये डिफरेंट, हमारे माइंड में क्वेश्चंस होते हैं कि जी हम किस फील्ड के अंदर जाएं। तो आज थोड़ा डिटेल के अंदर मैं मुख्तलिफ फील्ड्स का थोड़ा सा ओवरव्यू दूंगा और उसके बाद फिर उसकी डिटेल बताएंगे कि क्या क्या होते हैं। मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा कि असल में प्रोफेशंस हमारे हैं कौन कौन से। सबसे ज्यादा पहला चार्टर्ड अकाउंटेंट, जिसके अंदर ज्यादातर ये फाइनेंसिंग से रिलेटेड जो काम होता है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट करते हैं। CSS, आपको आइडिया है कि बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, अनथक मेहनत करनी पड़ती है। 24/7 आपको इसके लिए जागना भी पड़ता है। आप कह लें कि आप उसमें 2 से 3 घंटे सोएंगे, बाकी आप सारा किताबें पढ़ेंगे, कभी ये कभी वो। तो CSS भी काफी मुश्किल फील्ड है। उसके बाद आती है इंजीनियर। इंजीनियर के अंदर या इंजीनियरिंग की जो फील्ड है, इसके अंदर फिर आगे मजीद इंजीनियरिंग के प्रोफेशंस हैं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग होगी, आपकी सॉफ्ट इंजीनियरिंग होगी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग होगी। वैसे सॉफ्ट इंजीनियरिंग अब BEC ने अपने उससे निकाल दिया इंजीनियरिंग काउंसिल से, और अब जो बाकी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है या सिविल इंजीनियरिंग है या बाकी जो इंजीनियरिंग हैं वो उस इंजीनियरिंग PEC के अंदर आती हैं, सॉफ्टवेयर की फील्ड उसमें नहीं आती। उसके बाद IT प्रोफेशनल है, तो इसके ऊपर हम मजीद आज डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि मैं खुद IT से बिलोंग करता हूं, तो मैं जरा इसके बारे में डिटेल में बता सकता हूं कि कौन कौन सी फील्ड्स हैं, कौन कौन से प्रोफेशंस हैं, कितना एक्सपीरियंस होगा तो आपको कितनी सैलरी मिलेगी। अच्छा, नेक्स्ट है डॉक्टर्स। आपको पता है कि डॉक्टर की भी बड़ी डिमांड है। वैसे अगर IT और डॉक्टर दोनों को मिला दिया जाए आज के दौर में, तो दोनों मिलके बड़ी एक जबरदस्त प्रोडक्ट्स भी बना सकते हैं, क्योंकि डॉक्टर को जो नॉलेज होता है वो उसको मेडिकल का ज्यादा नॉलेज होता है, और जो IT वाला होता है उसको इनोवेशन और AI का बहुत ज्यादा आइडिया है। तो ये दोनों AI और डॉक्टर जब मिलते हैं तो बड़ी ही इनोवेटिव प्रोडक्ट्स बनती हैं। हम जैसे मैंने कल आप बताया कि हम जो ज्यादातर काम कर रहे हैं, मतलब जो प्रोडक्ट्स होती हैं जिनके ऊपर हम IT में काम करते हैं, ज्यादातर हेल्थ से रिलेटेड है। हेल्थ में पाकिस्तान के अंदर तो काम हुआ ही नहीं है लाइक IT के अंदर। उसके अंदर रिसर्च उन दोनों ने मिलकर बैठ के किया ही नहीं। अगर ये दोनों हम करें तो हम अपनी मेडिकल की फील्ड को बहुत आगे लेके जा सकते हैं और बहुत इनोवेट कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट है हमारे पास आर्किटेक्चर, मतलब इसमें ज्यादातर ये सिविल इंजीनियरिंग भी आ जाती है। वैसे आर्किटेक्चर सॉफ्ट इंजीनियरिंग में भी चलता है आजकल, इसकी भी बड़ी डिमांड है। आर्किटेक्चर भी काफी कंपनीज हायर कर रही हैं। और लायर की भी फील्ड है जी। आजकल आप देखें जो सियासी हालात है, तो लायर तो आजकल छाए हुए हैं। आजकल तो लायर ही जरा ज्यादा आजादी से घूम सकते हैं, हम तो उस तरह से आजादी से घूम भी नहीं सकते। तो लायर को तो बहुत ज्यादा आजादी है। वैसे लायर मतलब लॉ और इससे रिलेटेड जितने भी जो कानून से रिलेटेड जितने भी मामलात होते हैं वो सारे लॉयर देख रहे होते हैं। तो आजकल या वैसे भी आगे भी बड़ा डिमांडिंग होगा कि जितने भी लॉ से रिलेटेड, कानून वाले जितने भी मसले मसाइल हैं वो सारे ये लोग डील करते हैं।
और बिजनेस आ जाता है ऑब्वियसली। हम जो हैं जैसे आईटी है, आईटी में भी काफी एक बिजनेस होता है। जब ये बिजनेस माइंडेड पीपल और ये फील्ड लाइक आईटी और बिजनेस को जब मिला दी जाता है तो दोनों जब इकट्ठे काम करते हैं, लाइक मार्केटिंग साइड, बिजनेस वाले देखते हैं और आईटी को ये देखते हैं, तो दोनों इकट्ठे एक दूसरे को अप कर सकते हैं, उठा सकते हैं। वैसे आजकल जो हालात चल रहे हैं पाकिस्तान के अंदर भी, तो इसके अंदर भी अगर सारे जितने भी हमारी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, डिफरेंट फील्ड्स हैं, हम अगर मिल के बैठे और हम इसके ऊपर बात करें कि यार इकट्ठे हमने लेके चलना है बिजनेस, और ये सारे पार्टनरशिप आपस में करें और हम इन तमाम प्रोडक्ट्स को और बिजनेसेस को बहुत आगे लेके जा सकते हैं। अपनी आईटी की फील्ड के अंदर काफी रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। अपनी सर्विसेज को ऑलरेडी हम एक्सपोर्ट काफी ज्यादा कर रहे हैं, लेकिन मजीद तमाम मिल के जब हम इसको वो बना के एक मजीद इसको आगे लेके जा सकते हैं। एवरेज सैलरी बताऊंगा। वैसे मैंने कहा जैसे कि हम ज्यादातर बात करेंगे आईटी की फील्ड के ऊपर कि आईटी के अंदर क्या जॉब्स हैं, क्या एक्सपीरियंस हो, कितनी सैलरी होती है। आप देखें कि 2 साल के एक्सपीरियंस में आप वैसे जा सकते हैं, ऑन एवरेज अगर देखा जाए तो आप काफी हद तक ये सैलरी ले सकते हैं। 2 से 5 साल में आप इस सैलरी के ऊपर जा सकते हैं, ठीक है। और ये वैसे चल रही है, लाइक ये बंदे के ऊपर डिपेंड करता है कि वो पिच कितनी करता है। और क्योंकि देखें ज्यादातर जो कंपनीज हैं वो बाहर यूके या यूनाइटेड स्टेट्स के साथ काम कर रही हैं, जर्मनी के साथ काम कर रही हैं, तो वहां से ज्यादातर पाउंड्स के अंदर काम होता है, यूरो के अंदर काम होता है। लाइक जो हमें रिटर्न मिलता है उसके ऊपर जो हमें अमाउंट मिलती है वो हमें यूएस डॉलर के अंदर मिलती है। तो ऑब्वियसली हम काफी ज्यादा अपने पाकिस्तान के अंदर जो हमारे पास जो काम लोग कर रहे होते हैं हम उनको अच्छा खासा बेनिफिट दे सकते हैं। 5 से 10 साल में अगर आप देखें तो काफी ज्यादा सैलरी है। 10 से 15 में देखें, 15 से 20 साल के एक्सपीरियंस में देखें, लाइक उसकी फिर जो ग्रोथ होती है, अब आप परसेंटेज देखें जैसे 32% है, 34% है, तो शुरू में इतना एक जंप हो रहा होता है, लेकिन जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस ऊपर जा रहा होता है क्योंकि आपकी सैलरी भी काफी हाइप पे जा चुकी होती है, तो सब जो आपका जो इंक्रीमेंट होता है वो थोड़ा बहुत लग जाता है ऑब्वियसली, क्योंकि कंपनी ने सारा का सारा आपको तो नहीं देना होता, दिवाली अपना नहीं निकालना होता, तो वो एक हद तक आपको एक ब्रेक लगा देते हैं। तो ये एक एवरेज रेंज है सैलरीज की आईटी के अंदर। सबसे पहले हम बात करेंगे डाटा साइंस की। आजकल डाटा साइंस की फील्ड बहुत जबरदस्त बहुत टॉप पे जा रही है और ज्यादातर डिमांड इसके अंदर है। पहले तो डाटा साइंस के बारे में कोई जानता ही नहीं था, फिर डिफरेंट शॉर्ट कोर्सेज आए, अब तो यूनिवर्सिटीज ने भी बीएस के अंदर भी डाटा साइंस का प्रोग्राम शुरू कर दिया है। तो इसके अंदर भी काफी ज्यादा डिमांड है। इसके अंदर है मशीन लर्निंग है, डाटा एनालिस्ट होते हैं, मतलब ये पोजीशंस की बात हो रही है, प्रोफेशंस की बात हो रही है कि डाटा साइंस के अंदर कौन कौन से प्रोफेशंस हैं। मशीन लर्निंग है, डाटा एनालिस्ट होते हैं, बिग डाटा इंजीनियर होते हैं। अगर आप उसके आगे सैलरी देखें तो ये एक एवरेज सैलरी है तकरीबन। जब आप 3 से 4 साल के एक्सपीरियंस पे पहुंचते हैं तो आप इतना आसानी से कमा सकते हैं। 8 लाख आप ले सकते हैं। डाटा एनालिस्ट भी आजकल 5 लाख तक की सैलरी ले रहा है, ठीक है। और बिग डाटा इंजीनियर्स जो हैं ये एक ऑन एवरेज है, ऑन एवरेज जो एक सैलरी चल रही है। बिग डाटा इंजीनियर्स भी ऑलमोस्ट 6 लाख तक कमा रहे हैं अगर 3 से 4 ईयर आपका एक्सपीरियंस है। लेकिन वही है कि आपने 0 से ऑब्वियसली स्टार्ट करना है। जब आप 0 से 1, 2, 3 तक होते हैं तो आपकी नॉर्मल एक रेंज की सैलरी चल रही होती है। फिर जैसे जैसे आप एक्सपर्ट होते हैं, आप मजीद सर्टिफिकेशंस करते हैं, मजीद उसके अंदर आप एक्सपीरियंस लेते हैं, मजीद प्ले अराउंड करते हैं अपनी फील्ड के अंदर, तो आप जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है तो उसके मुताबिक आपकी सैलरी इंक्रीज कर दी जाती है। वैसे डाटा साइंस के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। असल में डाटा साइंस होती क्या है? डाटा साइंस क्या है कि डाटा साइंस के अंदर जैसे मशीन लर्निंग की हमने बात की, मशीन लर्निंग ज्यादा फोकस करती है, जैसे मशीन लर्निंग के मॉडल्स होते हैं लाइक प्रॉब्लम सॉल्विंग, कम्प्लेक्स एल्गोरिथम्स जो होते हैं, जैसे कि मॉडल एक हम चैट जीपीटी की बात करते हैं, ये भी एक मॉडल है जिसको बहुत से ज्यादा डाटा के ऊपर, ट्रिलियन ऑफ डाटा और पैरामीटर्स के ऊपर इसको ट्रेन किया गया है। क्या होते हैं ये पैरामीटर्स हम मजीद किसी और व्लॉग के अंदर हम बात करेंगे, ज्यादा लंबी बात हो जाएगी। आज थोड़ी सी हम एक्सपीरियंस और सैलरी के ऊपर हमने बात करनी है। फिर डाटा एनालिस्ट क्या होता है? ये बेसिकली डाटा जितना भी लाइक जैसे कोई भी वेबसाइट है या जो बिजनेसेस होते हैं उनके डाटा पीछे जनरेट हो रहा होता है और उस डाटा के ऊपर जो डाटा इंजीनियर्स होते हैं, डाटा एनालिस्ट होते हैं, वो प्ले अराउंड करते हैं, उसको विजुलाइज करते हैं और उससे इंसाइट्स निकाल के उन बिजनेस वालों को देते हैं और ये उससे फिर मजीद डिसीजन मेकर जो होते हैं उससे फिर डिसीजन लेते हैं डाटा के एनालिसिस के बाद। बिग डाटा इंजीनियर की अगर हम बात करें तो जो बिग डाटा इंजीनियर होता है ये ज्यादातर मैनेज कर रहा होता है लाइक लार्ज स्केल के ऊपर होता है कि जैसे कि डाटा जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है तो ऑब्वियसली फिर उसको कहीं ना कहीं मेंटेन करना है। जैसे गूगल है तो उसके पास बहुत ज्यादा डाटा है तो उसने पहले डाटा वेयर हाउसेज बनाए हुए हैं, फिर वो डाटा जो शुरू में जहां पे पहले स्टोर होता है वो स्पेस कम होती है, तो फिर जब ज्यादा डाटा हो जाता है तो उसको डाटा वेयर हाउसेज के अंदर मूव करना पड़ता है, तो वहां पे ये बिग
बिग डाटा इंजीनियर्स की जरूरत पड़ती है, ठीक है। नेक्स्ट फील्ड है ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। पहले हमने बात की डाटा साइंस के बारे में, अब हम बात करते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के बारे में। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या है, इसमें कौन कौन सी फील्ड्स हैं, इसकी सब आगे डिवीजन्स क्या क्या होती हैं। अच्छा, इसके अंदर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या कंप्यूटर साइंस की हम बात करें, आगे मजीद भी हम बात करेंगे। तो इसके अंदर फील्ड्स हैं जी, फ्रंट एंड डेवलपर होता है, बैक एंड डेवलपर होता है, फुल स्टैक डेवलपर होता है, डेवऑप्स इंजीनियर होता है। फ्रंट एंड डेवलपर क्या होता है, जो जैसे अगर हम वेबसाइट की बात करें तो जो फ्रंट पे जो आपको नजर आ रहा होता है, जैसे फॉर्म्स हो गया, जो उसका फ्रंट लैंडिंग पेज होता है, जो पहले पेज नजर आ रहे होते हैं, ये सारे के सारा फ्रंट एंड डेवलपर कर रहा होता है। और बैक एंड डेवलपर ये है कि जो हम पीछे डाटा स्टोर कर रहे हैं, जब डाटाबेस में डाटा हम स्टोर करते हैं तो जो लिंक करता है पिछले तमाम प्रोसेसेस जो कर रहा होता है वो बैक एंड डेवलपर है। जो कि डिफरेंट लैंग्वेजेस के ऊपर हम बात करेंगे कि बैकएंड के अंदर कौन सी लैंग्वेजेस होती हैं, फ्रंट के अंदर कौन सी होती हैं। तो बैकएंड डेवलपर पीछे की जितनी प्रोसेसिंग हो रही होती है वो सारी की सारी वो कर रहा होता है। फुल स्टैक डेवलपर क्या होता है, इन दोनों को मिला के एक बना ली जाए, वो फ्रंट भी देखता है और बैक भी देखता है। उसके बाद अगली हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, वो है हमारा इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। वैसे डेवऑप्स इंजीनियर भी कंप्यूटर साइंस के अंदर भी आता है, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के साथ रिलेट करता है, कंप्यूटर साइंस के में भी आ जाता है। डेवऑप्स इंजीनियर की आजकल बड़ी डिमांड है। डेवऑप्स इंजीनियर क्या करता है, ये एक्सपीरियंस होता है जी ऑपरेशंस के अंदर, इसकी एक्सपर्टीज होती है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर जब डिप्लॉयमेंट होती है, जब एक सॉफ्टवेयर बंद रहता है तो उसको फिर डिप्लॉय करना होता है डिफरेंट आगे सर्वर्स के ऊपर। तो आजकल तो क्लाउड कंप्यूटिंग और उसके ऊपर भी हम बाद में बात करेंगे। क्लाउड की इसके ऊपर मतलब काफी सारे जो पीछे सर्वर्स होते हैं उनके ऊपर जो मैनेज करना होता है, ये सारे के सारे ऑपरेशंस ये देख रहे होते हैं। अच्छा, इसकी आप देख रहे हैं सैलरी रेंज, आप वैसे मैं बता नहीं रहा, पिछले में भी मैंने नहीं बताया, तो आप देख लें कि इसके ऊपर कितनी इसकी सैलरी रेंज है। डेवऑप्स की अगर आप देखें 6 लाख से 25 लाख तक जाती है, ठीक है। और एथिकल हैकर जो है, जो इस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की, इसके अंदर एथिकल हैकर जो है वो 5 लाख ले रहा है, 20 लाख तक जाते हैं। सिक्योरिटी कंसल्टेंट 6 लाख से स्टार्ट होते हैं, आगे जाते हैं, मतलब 4 से 5 साल की सैलरी में। अच्छा, ये जो सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी है, ये है क्या असल में? इथिकल हैकर क्या होता है? इथिकल हैकर क्या आइडेंटिफाइज वो करता है, जैसे फिक्सेस होते हैं सिक्योरिटी के अंदर, जब वल्नरेबिलिटीज, अगर आप ये नीचे देखें पिक्चर जो चल रही है, तो जो एरर्स आ रहे होते हैं, इश्यूज आ रहे होते हैं आपके नेटवर्क के ऊपर, तो ये उन तमाम बैकग्राउंड प्रोसेसिंग के ऊपर इसको चीज़ों को देख रहा होता है। सिक्योरिटी कंसल्टेंट क्या होते हैं कि ये एडवाइस करते हैं ऑर्गेनाइजेशन को, ये बेस्ट सिक्योरिटी की जो प्रैक्टिसेस होती हैं कि आपने क्या पैरामीटर्स या क्या स्टैंडर्ड्स फॉलो करने हैं, ये वो बताते हैं। इंसिडेंट रिस्पांस स्पेशलिस्ट जो होते हैं कि लाइक इनको फ्रंट पे रखा जाता है, जैसे कस्टमर सपोर्ट होती है, तो वो सारे के सारे जितने भी इंसिडेंट हो रहे होते हैं उनको रिपोर्ट कर रहे होते हैं। साइबर अटैक्स जो हो रहे होते हैं, जैसे ब्रीच हो रहा होता है डाटा का, या कहीं भी कोई अटैक आता है तो ये रिपोर्ट करते हैं। और नेक्स्ट चलते हैं जी, हमारा नेटवर्क इंजीनियरिंग। अच्छा, इसके अंदर जो पहले जैसे आप क्रिप्टोग्राफिक देख रहे हैं, ये वैसे इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के अंदर भी आता है। क्रिप्टोग्राफिक ये होता है कि फोकस ऑन डेवलपिंग एनक्रिप्शन एल्गोरिदम और सिक्योर कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स बनाते हैं। तो इसकी सैलरी भी आप देख लें, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर की देख लें, 4 लाख से 18 लाख की होती है। नेटवर्क सिक्योरिटी इंजीनियर, वायरलेस नेटवर्क इंजीनियर, ठीक है, तो इसकी सैलरीज आप देख सकते हैं कि 5 लाख से 20 लाख, ठीक है। तो मतलब ये रेंज चलती है, ये आपके ऊपर होता है कि आप पिच कितना करते हैं। ये नहीं है, ये इनसाइट्स हैं ओवरऑल जो एक एवरेज चल रही है पाकिस्तान के अंदर। जितनी आप पिच करेंगे इतना आप ज्यादा उसके ऊपर आप ले सकते हैं, मजीद सैलरी आप ले सकते हैं। अच्छा, जो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं ये क्या कर रहे होते हैं कि ये असल में करता क्या है, मैनेज और मेंटेन क्या करता है, ऑर्गेनाइजेशन का नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर को देखता है। मतलब नेटवर्क के रिलेटेड जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर जो बिछा होता है, जैसे आपने लेन का वो देखा होगा, मतलब ये जैसे आप पिक्चर नीचे भी देख लें तो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, डिफरेंट सिस्टम, डिफरेंट डिपार्टमेंट आपस में कनेक्टेड होते हैं नेटवर्क के थ्रू, तो इसको एडमिनिस्टर कर रहे होते हैं। उसी के अंदर फिर नेटवर्क सिक्योरिटी इंजीनियर्स आ जाते हैं जो कि सिक्योरिटी मेजर्स करते हैं, नेटवर्क को प्रोटेक्ट करते हैं कि साइबर अटैक्स ना हो जाएं, फायर वॉल्स लगाते हैं। उसके बाद वायरलेस नेटवर्क सिक्योरिटी वाले जो होते हैं ये क्या करते हैं, ये डिजाइनिंग और मेंटेनिंग वायरलेस नेटवर्क्स करते हैं फॉर सीमलेस कनेक्टिविटी, लाइक कहीं कनेक्टिविटी का कोई इशू आ जाए। उसी के अंदर फिर नेटवर्क आर्किटेक्ट्स भी होते हैं, ये क्या करते हैं, ये डिजाइन करते हैं प्लान्स और ओवरऑल स्ट्रक्चर। जो कॉम्प्लेक्स कंप्यूटर के जो नेटवर्क्स होते हैं उनको बेसिकली सबसे पहले डिजाइन किया जाता है, आर्किटेक्ट किया जाता है कि वो बनेगा कैसे, दिखेगा कैसे, और एट द एंड वो जो जब वो पूरा नेटवर्क बिछाते हैं तो वो चीजें सारी की सारी पहले सबसे पहले प्लान की जाती हैं। ये मैंने आपको पहले बता दिया नेटवर्क आर्किटेक्ट। अभी हम बात करते हैं कंप्यूटर इंजीनियरिंग की। कंप्यूटर इंजीनियरिंग क्या होती है, वैसे इसके बारे में ज्यादा उस तरह से मैं इसके अंदर डीप डाइव तो नहीं गया, लेकिन अगर हम
ब्रॉडर एस्पेक्ट से बात करें तो ये ज़्यादातर आप नीचे भी इस पे देख सकते हैं, ये जो इमेजेस हमारे रिप्लेस हो रहे हैं ज़्यादातर हार्डवेयर के साथ रिलेट होती है। जो हमारे बोर्ड्स होते हैं, जो चिप होती है, जैसे प्रोसेसर हो गया, तो ये ज़्यादातर उसके साथ काम कर रहा होता है। जैसे एम्बेडेड सिस्टम इंजीनियर की हम बात करें तो ये डिज़ाइन और डेवलप करते हैं एम्बेडेड सिस्टम को फॉर स्पेसिफिक जो एप्लीकेशंस होती हैं, जैसे IoT, आजकल IoT की भी बड़ी टॉप पे जा रही है। तो IoT की डिवाइसेस होती हैं बेसिकली लाइक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को और हार्डवेयर को मिला देना IoT बना देता है, ठीक है। VLSI इंजीनियर्स होते हैं जो कि ज़्यादातर लार्ज स्केल के ऊपर काम करते हैं, ठीक है, बड़े बड़े जो सर्किट्स होते हैं उनके ऊपर काम करते हैं। FPGA इंजीनियर जो होता है ये स्पेशलाइज्ड होते हैं डिज़ाइनिंग और प्रोग्रामिंग फील्ड, प्रोग्रामिंग गेट के अंदर होते हैं, ठीक है, ये प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं बेसिकली हमारे हार्डवेयर के अंदर। और रोबोटिक इंजीनियर जो होते हैं ये डेवलप करते हैं डिज़ाइन रोबोटिक सिस्टम्स और ऑटोमेशन टेक्नोलॉजीज की, ये ज़्यादातर उसके ऊपर काम कर रहे होते हैं। रोबोटिक्स में आपने देखा होगा काफ़ी सारे इंजीनियर्स हैं जो कि आजकल रोबोट भी बड़े टॉप पे जा रहे हैं, उनको ट्रेन किया जा रहा है, उनके अंदर AI को एम्बेड किया जा रहा है। तो AI और ये जो हार्डवेयर जब मिल के काम कर रहे हैं तो आप देखें कितनी इनोवेशन आ रही है। तो अभी इन तमाम फील्ड्स का इनके बारे में बात करने का मकसद ये था कि आपको आइडिया हो जाए कि इनके अंदर कितनी, मतलब बहुत सारे लोग बहुत ज्यादा पैसा कमा रहे हैं। ये सिर्फ तो मैं जॉब्स की बात कर रहा हूँ कि जॉब्स के अंदर आप डिफरेंट जब आपके एक्सपीरियंस हो जाते हैं, 4 से 5 साल के एक्सपीरियंस हो जाता है, तो आपकी सैलरी कितनी हो सकती है। बाद में हम बात करेंगे इसके अंदर फ्रीलांसिंग होती है, फ्रीलांसिंग के अंदर कौन कौन सी कहाँ पे प्लेटफॉर्म्स हैं, आप कहाँ पे क्या कर सकते हैं, कितना उस पर आप कमा सकते हैं, उसके ऊपर भी बात करेंगे। तो अभी का आज का ये जो हमारा टॉपिक था ये सारा रिलेटेड था कि कौन सी फील्ड है क्या, उसके अंदर आपका कितना एक्सपीरियंस होगा तो आप कितनी सैलरी ले सकते हैं, कितनी आप अर्निंग कर सकते हैं सिर्फ पाकिस्तान के अंदर रहते हुए, ये हम ले रहे हैं। वैसे एक छोटी फनी सी बात है, पहले तो IT वालों को कोई रिश्ता ही नहीं देता था, अब तो सबसे ज्यादा माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह IT में सबसे ज्यादा कमाने वाले मतलब IT प्रोफेशनल हैं आज के दौर में, सबसे टॉप जो जा रहे हैं। मतलब हिडन सीक्रेट्स होते हैं इसके अंदर, बहुत से लोगों को पता भी नहीं है कि IT के अंदर आप अर्न कैसे कर सकते हैं, कैसे कैसे क्या क्या प्रोडक्ट्स बनती हैं। इसके ऊपर भी हम बात करेंगे कि गोरे लोग यार थोड़े सी छोटी छोटी चीजें बना के कैसे अर्न कर रहे हैं, कितनी बड़ी बड़ी प्रोडक्ट्स वो बेसिकली बाद में जाके बनाते हैं। स्टार्ट बड़ी छोटे से करते हैं लेकिन अर्निंग उनकी इतनी एक बड़ी चली जाती है। जैसे फेसबुक की हम बात करें, ये भी एक प्रोडक्ट है। तो हम मजीद फिर आगे आगे जैसे जैसे वीलॉग के अंदर हम बात करेंगे तो इसके ऊपर भी हम काफ़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे कि ये कैसे बना, फेसबुक कैसे बनी, कैसे एक प्रोडक्ट बनी, कितने लोग उसके अंदर काम करते हैं, तो ये सारा कैसे चल रहा है, सारा इसके ऊपर हम एक पूरी सीरीज के ऊपर एक हम काम करेंगे। तो बहुत शुक्रिया जी आप लोगों का मेरी वीडियो को सब्र से तसल्ली से बैठ के देखने का, और अल्लाह आपको खुश रखे। काइंडली फिर जाते हुए आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा, कमेंट कर लीजिएगा। इससे एप्रिसिएशन मिलती है कि आप लोगों के लिए और ज़्यादा इंसाइट्स के साथ आपके सामने हाजिर हुआ जाए और आप लोगों को और ज़्यादा वीडियोस और मज़ीद मटेरियल और मज़ीद कंटेंट प्रोवाइड किया जाए कि किस फील्ड के अंदर क्या चल रहा है, कैसे आप उसके अंदर मज़ीद ग्रो कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मज़ीद और वीडियोस के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। बहुत शुक्रिया आज के लिए। अल्लाह निगहबान। थैंक यू। गुड बाय।